नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो HPJOA यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम 21 मार्च 2021 को कंडक्ट करवाया जाएगा हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा। इस एग्ज़ाम में टोटल 170 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 120 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर रिलेटेड रहेंगे और 50 क्वेश्चंस आपके जीके, एचपीजी के हिंदी, इंग्लिश, लॉजिक, मैथ वगैरह से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से कंप्यूटर सेक्शन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक क्वेश्चन पेपर है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा 2017-18 में। तो इस एग्ज़ाम में भी 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ये आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि डिफरेंट एजेंसीज जो भी हिमाचल प्रदेश में JOAIT का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे डबल से ज़्यादा, 50 से डबल से ज़्यादा क्वेश्चन है। 2018 में भी जो आपका हमीरपुर वालों ने सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने जो 2018 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था उसमें भी 50 क्वेश्चन ही पूछे गए थे कंप्यूटर से रिलेटेड, और इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो बीच में क्वेश्चन आपके कॉम्प्लेक्स भी होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। बहुत से लोग ये ना सोचें कि जो है बड़े सिंपल ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जिन्होंने पढ़ा होगा सी ऑप्शन इसमें सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र वर्ड लिखा है तो यहीं से जाहिर होता है कि ये क्या काम करता होगा। प्रोटोकॉल ये ट्रांसफ़र का काम करता है। ठीक है जी, क्या ट्रांसफ़र करता है? फाइल ट्रांसफ़र का। जब भी आप किसी वेबसाइट को सर्व करते हो, ठीक है जी, वेबसाइट को कुछ सर्व करते हो, वहाँ से कुछ डाटा देखते हो, कोई फॉर्म सबमिट करते हो, ठीक है, तो वो ये वाला आपका HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है वहाँ पर। तो ये फाइल ट्रांसफ़र के काम में आता है। और ये जो है कहाँ पर किस लेयर में काम करता है, OSI मॉडल के साथ भी इसको लिंक करके आप देख सकते हैं किस लेयर में काम करता है। ये OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर में काम करता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है पहले, राउटर पूछा गया था कि राउटर कौन सी लेयर में काम करता है OSI मॉडल में। तो यहाँ से आपसे HTTP पूछ सकते हैं कि OSI मॉडल की कौन सी लेयर में काम करता है। तो ये एप्लीकेशन लेयर में काम करता है। और ये जो है इसका एक सिक्योर वर्जन भी है, उसको कह देते हैं HTTPS। ठीक है जी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसमें फ़र्क दोनों में ये है कि जब आपका ज़्यादातर जो वेबसाइट्स हैं अभी HTTPS यूज़ करती हैं, तो इसमें यह है कि आप मान लीजिए किसी वेबसाइट पर आप अपना एग्ज़ाम का फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो आपका जो सबमिट आप कर रहे हैं वो किसी और कंप्यूटर पर डाटा सबमिट हो रहा है, वो बीच में रास्ते से केबल से होकर जा रहा है, कोई ना कोई मीडियम से आपका जो है वेबसाइट में सबमिट हो रहा है डाटा। ठीक है जी, और आप जो है क्लाइंट हैं, ठीक है, क्लाइंट हैं आपका, अपने ब्राउज़र से आप सबमिट कर रहे हैं। जब आप सबमिट करेंगे और अगर HTTP वाली वो वेबसाइट है, ठीक है, तो वो सिक्योर नहीं होगी। तो उसमें क्या हो जाएगा, बीच में अगर कोई भी आदमी मैन इन द मिडल अटैक करे, ठीक है जी, कोई भी आदमी बीच में बैठ जाए वो उस नेटवर्क में, तो वो जितना भी आपका डाटा जाता है HTTP में वो प्लेन टेक्स्ट में जाता है। अगर आपने ABC कुछ लिखा, वो प्लेन टेक्स्ट में ABC पूरा देख सकता है आदमी बीच में बैठ के। लेकिन अगर आपका वेबसाइट HTTPS यूज़ कर रही है तो ये होता है कि जितना भी आपका, आपने तो अपनी तरफ से यहाँ से ABC सबमिट किया, लेकिन वो सारा डाटा हो जाता है एनक्रिप्टेड डाटा जो है वो बीच में मैन इन द मिडल अटैक चाहे वो कैप्चर कर भी ले डाटा, उसको समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक तरह से कोडेड हो जाता है। एनक्रिप्शन का मतलब है एक तरह की कोडिंग हो जानी। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, आपका लंबा हो जाएगा ये वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट नेट इज़ अ डैश टेक्नोलॉजी। ठीक है, डॉट नेट क्या चीज़ है यहाँ पर ये पूछा गया है। डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है, ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट का। इसमें ऑप्शन डी सही है। माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था ये डॉट नेट 2002 में, ताकि अलग अलग लैंग्वेजेस जो भी प्रोग्रामर बनाते हैं, वो अलग अलग डेवलपर हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, वो एक ही प्लेटफॉर्म उनको मिल सके जहाँ पर वो कंपाइल कर सकें अपनी एप्लीकेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर ऑफ होम पेजेस अ वेबसाइट कैन हैव। ठीक है जी, होम पेज तो एक ही हो सकता है, ऑप्शन ए इसमें सही है। लेकिन होम पेज होता क्या है, जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं जो पहला पेज आता है उसको होम पेज कहते हैं, तो इसको स्टार्ट पेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, और दूसरी बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है,
ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपकी मशीन काम कर ही नहीं सकती, यानी आपका कंप्यूटर काम कर ही नहीं सकता। ये एक इंटरफेस होता है किसके बीच में, एक यूज़र और मशीन के बीच में। मशीन पर आप काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा, ठीक है जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम को देखता है, तो इसके नाम से ही अगर आपने इतना समझ लिया है तो आप आंसर दे सकते हो। तो ये क्या करेगा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सारी चीज़ें मैनेज करेगा, रिसोर्स मैनेजर भी है, मेमोरी मैनेज करेगा, इनपुट आउटपुट मैनेज करेगा, जॉब शेड्यूलिंग करेगा कि कौन सी जॉब कब करे की जाएगी। तो ये क्या नहीं करता है, ये डाटाबेस मैनेजमेंट नहीं करता है। डाटाबेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, ये रिसोर्स मैनेजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नीचे ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी चीज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो विंडोज़ आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स लिनक्स आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके भी बहुत सारे अलग अलग वर्जन है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड आपके मोबाइल्स में एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है बहुत सारे, ठीक है जी। तो एंड्रॉयड जो है ये गूगल का आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पर कौन सा नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका ओरेकल। ओरेकल जो है ये क्या है, आपका डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ओरेकल। ओरेकल एक कंपनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट पूछा गया ब्राउज़र का एग्जाम्पल, ठीक है जी। ब्राउज़र क्या कौन सा है यहाँ पर, ये पूछा गया है कौन सा ब्राउज़र है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो आपका MS ऑफिस है, ठीक है जी। HP कोई ब्राउज़र नहीं है, ठीक है जी। HP जो है ये एक कंपनी है, कंप्यूटर बनाती है, पार्ट्स बनाती है अलग अलग। तो अब बचा गूगल और इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको पता है, अब यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत से लोग गूगल पढ़कर। गूगल अगर अकेला लिखा है तो ये जो है ब्राउज़र नहीं होगा, ये क्या होगा, ये होगा सर्च इंजन, ठीक है जी। सर्च इंजन है, ये आपकी सर्च के काम आता है। तो ब्राउज़र आपका है इंटरनेट एक्सप्लोरर। और इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाद जो है एक और आ चुका है 2015 में, ठीक है जी, ये है माइक्रोसॉफ्ट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटरफेस बिटवीन। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके बीच में इंटरफेस होगा, मैंने ऊपर आपको बताया, ठीक है जी। तो इसमें ऑप्शंस पढ़िए, तो इसमें क्या है, एक तरफ तो हार्डवेयर होना चाहिए, मतलब मशीन का जो हार्डवेयर है, ठीक है जी। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जहाँ पर हार्डवेयर है, बाकी जो है CPU UPS ये तो बिल्कुल भी नहीं बनता, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है UPS, ठीक है जी। रैम और रोम भी नहीं आपका बिल्कुल भी बनेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र के बीच में भी आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो काम नहीं करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एक क्या है, इंटरफेस है, और उनको जोड़ता है आपस में, ठीक है जी। जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप तभी यूज़ कर पाओगे अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी मशीन में नहीं है तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही काम नहीं कर सकता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे आपका MS ऑफिस, आप MS वर्ड में काम करना चाहते हैं, कुछ टाइप करना चाहते हो लेटर, तो आपका वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। उसको और मशीन को तभी आप इंटरेक्ट करवा पाओगे जब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन। MS विंडोज़ के वर्जन पूछे गए हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन है आपका A, विंडो 6 कोई भी नहीं है, विंडो 7 है, विंडो 8.1 है, विंडो XP है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर अनडू द लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसमें C आपका राइट ऑप्शन है, Ctrl+Z। ये सारी आपको पता होनी चाहिए। सिलेक्ट ऑल है, Ctrl+X है कट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश रिजर्व वर्ड्स। अब आप देखिए ये कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके इतने कॉम्प्लेक्स से पूछ लिए गए हैं, आपका लैंग्वेज से पूछ लिए गए हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को जिन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है उन्हें रिजर्व वर्ड्स भी शायद ना पता हो। तो यहाँ पर रिजर्व वर्ड पूछिए कि C लैंग्वेज में कितने होते हैं। रिजर्व वर्ड्स होते हैं ये C में 32, इसमें ऑप्शन A बिल्कुल सही है। अब रिजर्व वर्ड्स होते क्या हैं, कुछ वर्ड्स मैं एग्जांपल बताता हूँ जो रिजर्व वर्ड हैं। इफ़ जो है वो रिजर्व वर्ड है, ठीक है जी। आपका फॉर जो है वो रिजर्व वर्ड है, वाइल जो है वो रिजर्व वर्ड है। अब जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं C लैंग्वेज में, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है जी, कोई भी आप सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो क्या होता है आपके ये यूज़ होते हैं वर्ड्स। तो कुछ 32 वर्ड्स हैं वो रिजर्व रख दिए गए हैं अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करने के लिए। तो ये जो है आप और किसी भी चीज़ का नाम नहीं रख सकते। अगर आपको किसी चीज़ का नाम रखना है तो ये 32 वर्ड्स रिजर्व रहेंगे, इनको यूज़ आप नहीं कर सकते हो। इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। इफ़ मतलब कि यूज़ होता है कोई कंडीशनल स्टेटमेंट आपने लिखनी है, फॉर यूज़ होता है या वाइल यूज़ होता है जब आपको कोई लूप चलाना है, एक किसी चीज़ को आप प्रोग्राम को ऐसा बनाना चाहते हो कि वो लूप में चीज़ें
चलती रहें जब कोई सर्च करे आदमी, ठीक है। तो ये इस तरह के होते हैं रिजर्व वर्ड, ये रिजर्व रखे गए हैं, ये सी के लिए ही रिजर्व हैं। जब जो भी आदमी सी में काम करेगा तो इन रिजर्व वर्ड्स का कुछ स्पेसिफिक पर्पस है, इनको कोई भी नाम असाइन नहीं किया जा सकता इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक आपको पता है, नाम से ही आपको पता होना चाहिए अर्थमेटिक क्या है, प्लस माइनस डिवीज़न, ठीक है जी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो डी है, ठीक है जी। हैश जो है ये कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर सी में नहीं है, जबकि प्लस माइनस आपको अर्थमेटिक पता लग गया है, ठीक है। ये अर्थमेटिक क्या है, प्लस माइनस जो भी है। और ये जो है सिंबल, ये मॉडुलस है सिंबल है, ये रिमाइंडर के लिए होता है, रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है जी। तो ये मॉडुलस है ना कि परसेंटेज, तो इससे भी कंफ्यूज आप ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज दैट स्टार्ट्स विद द कैरेक्टर हैश इज कॉल्ड एज। तो इसमें राइट आंसर है प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट, ठीक है जी। प्री प्रोसेसर, अगर आप नाम पढ़ें तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा। अब जैसे ये हैश, कोई भी इसमें जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हैश लिख दिया, हैश के बाद अगर जैसे इनपुट लिख दिया कि हमें इनपुट कहीं और से चाहिए, ठीक है जी, तो इस तरह से लिख दिया, तो ये जो है प्रोसेस होने से पहले यहाँ पर इनपुट ये कहीं और से ले लेगा, या इंपोर्ट जहाँ से भी जो है चीज़ें वो कर लेगा। तो इस तरह से ये प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट है। प्रोसेसिंग कंपाइलेशन होने से पहले, कंपाइलर काम करने से पहले उसको जो है ये प्रोसेस करेगा इन स्टेटमेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, देखिए रैम, आपका रैम की फुल फॉर्म पूछ ली गई है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी ऑप्शन सही है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम रोम, ये आपको पता है चीज़ें, प्राइमरी मेमोरी, सारी चीज़ें पिछले वीडियोज़ आप मेरे देख लीजिएगा, वहाँ पर डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ कैश मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर इज स्लोअर देन दैट ऑफ, ठीक है। ये मेमोरी से रिलेटेड है कि तो कैश मेमोरी, बहुत से लोग ये जानते होंगे कि कैश मेमोरी जो है वो काफ़ी फास्ट काम करती है। किस किस मेमोरी के बीच में, रैम और रैम इस तरह से लगी होगी, रैम और प्रोसेसर के बीच में आपकी कैश मेमोरी रहती है। कैश मेमोरी कुछ आपकी जो है आपका सीपीयू जो है सीपीयू के ऊपर लगी रहेगी, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर लगी रहेगी, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर वन एंड सेम थिंग। तो कुछ जो है कैश मेमोरी उससे नीचे भी लगी रहती है बाहर मदरबोर्ड पे। तो लेकिन उससे भी फास्ट एक मेमोरी होती है जहाँ पर एक्चुअल में रियल टाइम में जो है सारी एग्जीक्यूशन होती है, प्रोसेसिंग होती है। उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम रजिस्टर्स। ये भी मेमोरी यूनिट्स हैं, स्मॉल रजिस्टर्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स हैं। तो ये रजिस्टर्स के बारे में आपको पूछ सकते हैं, 5-7 रजिस्टर्स होते हैं, वो हम डिस्कस कर सकते हैं अगर आप चाहें अलग वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप ये याद रखिएगा कि रजिस्टर्स जो हैं, अगर मेमोरी की बात करें, सबसे फास्ट आपके रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर के बाद आपकी कैश मेमोरी होती है, कैश के बाद आपकी रैम होती है, और रैम के बाद आपकी सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है। सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी से उसका मतलब हो गया कि एसएसडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, जो भी आपका सीडी, डीवीडी वगैरह, वो इस तरह से आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल एंटरिंग अ फार्मूला इन अ सेल इन एमएस एक्सेल द एंट्री मस्ट बिगिन विद डैश ऑपरेटर, ठीक है। एम एस एक्सेल में जब भी आप काम करते हैं, आप कोई फार्मूला उसमें लिखना चाहते हैं, कोई फंक्शन लिखना चाहते हैं, फार्मूला हो चाहे फंक्शन हो, ठीक है जी। जो फंक्शन है होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं, जैसे सम, ठीक है जी, एवरेज, मैक्स। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं, पहले इनके जब भी आपने ये लिखनी है उससे पहले आपको इक्वल टू का साइन लिखना होता है, ठीक है। जो फार्मूला है, आपको कुछ भी प्लस करने हैं 2 नंबर्स, ठीक है जी, सेल का एड्रेस लिखना है चाहे, ठीक है जी, इस तरह से आपको करना। तो इससे पहले आपको इक्वल लिखना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज नहीं। तो इसमें जो है डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर इज, कंपाइलर एक तरह का ट्रांसलेटर है, ठीक है जी। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये ट्रांसलेटर होते हैं, अलग अलग तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, अ यूटिलिटी दैट ट्रांसलेट्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी हुई, ठीक है जी, अभी आपने ऊपर पढ़ा सी लैंग्वेज हो गई, ठीक है, पाइथन हो गई, जावा हो गई, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस का मतलब है जिनको हम लोग समझ सकते हैं, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। आपने उसमें देखा रिजर्व वर्ड्स हैं कुछ, इफ़, वाइल, ठीक है। तो ये सारी कैसी वर्ड्स हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स हैं। और लेकिन मशीन लेवल लैंग्वेज है, मशीन इनको नहीं समझ सकती है, प्लेन इंग्लिश को। तो मशीन समझती है कौन सी लैंग्वेज, आपको पता है, बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1। तो 0 और 1 की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है कंपाइलर, ठीक है जी। इसी तरह से इंटरप्रेटर भी काम करता है, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बाइट कंसिस्ट ऑफ, बाइट जो है वो किस चीज़ का बना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना चाहिए। यहाँ
बिट बिट में कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक बिट, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए सी, ठीक है जी। 8 बिट्स का एक बाइट आपका बना होता है। मेमोरी यूनिट से आपके काफ़ी क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू। गीगाबाइट तो ये आपको सारे बढ़ते क्रम में पता होने चाहिए, ठीक है जी। सबसे पहले आपका बिट आ जाता है, बिट के बाद नेक्स्ट यूनिट आपका बाइट आ जाता है, अभी आपने ऊपर देखा। बाइट के बाद आपका किलो बाइट आ जाता है, ठीक है जी। किलो बाइट के बाद आपका मेगा बाइट आ जाता है, मेगा बाइट के बाद जाके आपका गीगा बाइट आएगा, ठीक है जी। इसके बाद आपका गीगा बाइट आएगा। तो ये जो है गीगा बाइट रेफर्स टू, तो यहाँ पर हर जितने भी मैंने ये यूनिट बताए, ठीक है जी। तो एक 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 बिट जो है सिंगल ज़ीरो या वन लिखा है वो हो गया आपका एक बिट, ठीक है जी। अब 8 बिट्स का है, जो 8 बिट्स का बनता है आपका एक बाइट, ठीक है जी। अब जब इससे बढ़ेगा आगे, ठीक है जी, अब किलो बाइट्स में जब बात जाएगी तो आपका 1024 होगा ये हमेशा, ठीक है जी। 1000 नहीं होगा ये, ठीक है जी। अदरवाइज किलो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलो लीटर, 1 किलोमीटर, सारी जगह हज़ार हज़ार होते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर हमेशा 1024 होगा। जैसे ही कोई यूनिट बढ़ेगा पिछले यूनिट से इतने टाइम्स वो बढ़ जाएगा। तो अब जो है एक किल 1 KB, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होंगे, ठीक है जी, 1024 बाइट्स, ठीक है जी, 1 KB में। और इसी तरह से KB से बड़ा यूनिट आ गया मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में आपके कितने किलो बाइट होंगे, 1024। मेगाबाइट के बाद आपका आ गया गीगाबाइट। गीगाबाइट इसमें तो राइट आंसर हो गया आपका 1024 मेगाबाइट। इसको और तरह से भी लिख सकते हैं हम इन चीज़ों को, ठीक है जी। तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे कि बाइट्स में किस तरह से लिखेंगे, ठीक है जी। अगर डायरेक्ट गीगाबाइट को बाइट में किस तरह से लिखा आ सकता है आपके पास, क्वेश्चन अलग से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ BCD इज़। BCD की फुल फॉर्म क्या होती है। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बाइनरी कोडेड, सॉरी ऑप्शन डी इसमें सही सही ऑप्शन है, बाइनरी कोडेड डिजिट। बाइनरी कोडेड डिजिट 0 एंड 1, ठीक है जी। तो ये है BCD की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेसेस इन रैम ऑफ अ कंप्यूटर आर स्टोर्ड यूजिंग, ठीक है जी। तो ये आपको सारी चीज़ें पता है, मैंने आपको पहले भी बताया है अलग वीडियोस में कि ऑक्टल डिजिट्स होते हैं, डेसिमल डिजिट्स होते हैं, पेरी बिट्स होते हैं। तो इसमें बाइनरी डिजिट्स जो है वो राइट ऑप्शन है। तो इसमें बाइनरी डिजिट्स में आपकी इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेसेस जो हैं वो स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन और हर, आपको पता है कि मेमोरी का मैंने बताया वीडियोस में पहले भी कि हर मेमोरी का या इंस्ट्रक्शन का कुछ ना कुछ एड्रेस रहेगा। तो वो किस तरह से उसका एड्रेस रहेगा 0 1 की फॉर्म में, तभी उसको समझ पाएगा कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय, ठीक है। नेटवर्किंग से रिलेटेड आ गया कि किस तरह से यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है कंप्यूटर को, तो इसको IP एड्रेस से किया जाता है, ठीक है जी। बाकी सारी आपकी गलत हैं ऑप्शंस। IP एड्रेस आपको पता है IPv4, IPv6 है। ये IP एड्रेस आपको आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर असाइन करता है। जब भी आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको एक IP एड्रेस जो है वो दे देता है, और वो IP एड्रेस जब आपको मिल जाता है तभी आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। तब जब आपको ये IP एड्रेस मिल जाता है तो आप जिस वेबसाइट पर जाएंगे तो उन्हें पता रहेगा कि कौन सा IP एड्रेस आप वो एक्सेस कर रही हैं वेबसाइट्स। और इसी तरह से जो है पकड़े भी जाते हैं लोग जो भी गलत काम करते हैं, तो पुलिस इसी तरह से उनको पकड़ सकती है उनका IP एड्रेस देख के कि ये IP एड्रेस किस आदमी को मिला था, किस कंपनी ने ये IP एड्रेस उनको दिया था, और वो IP एड्रेस से उन लोगों ने कौन कौन सी वेबसाइट्स विजिट की हैं, क्या क्या उन्होंने फ्रॉड किया है, वो सारी चीज़ें इस तरह से देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द इंटरनेट मूविंग फ्रॉम वन साइट टू अनदर इज़ नोन एज, तो इसका राइट आंसर है ब्राउजिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी IP मीन्स। IP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट प्रिंटेड बाय अ कंप्यूटर थ्रू अ प्रिंटर ऑन द पेपर इज कॉल्ड एज। सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं जब भी हम प्रिंट आउट लेते हैं उसको हार्ड कॉपी बोल देते हैं, ठीक है जी। जो कि आपकी सॉफ्ट कॉपी आपको दिखती है जो कि अनप्रिंटेड है, आपको अपने मॉनिटर पर दिखाई देती है, वो सॉफ्ट कॉपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ये फिर से मेमोरी से पूछ लिया है, ठीक है जी। ये आपको अभी पता होना चाहिए, मैंने ऊपर ही आपको बता दिया। सबसे छोटा यूनिट आपका कौन सा है, KB है। तो इन 2 3 ऑप्शंस में से हो सकता है KB से बड़ा कौन सा होगा आपका, मेगाबाइट। मेगाबाइट, ठीक है जी। तो ये भी नहीं रहा आपका, ठीक है जी, ये भी नहीं रहा,
ये भी नहीं रहा, यही वाला बच गया, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है, इस तरह से बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो ऐसे में आपको सारी ऑप्शंस, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको ध्यान से पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट? कंट्रोल यूनिट एंड ALU। ठीक है जी। बाकी ऑप्शंस में आप देखिए, इसमें ALU लिखा है लेकिन CU नहीं लिखा है, इसलिए गलत है। यहाँ भी ALU लिखा है, CU नहीं लिखा है। ठीक है जी। थर्ड वाले में भी आपका कंट्रोल यूनिट लिखा है लेकिन ALU नहीं लिखा है, तो ये गलत है। यहीं से आपको पता चल गया कि आपका डी ऑप्शन सही है। इन्होंने प्राइमरी मेन मेमोरी भी साथ में लिखा है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अभी मैं इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, जो बच गए हैं क्वेश्चन वो मैं आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। तो आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, पूछे गए हैं आपको, तो थोड़ी थोड़ी सी अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो वो क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है जी। लैंग्वेज के बारे में, कोई किसी भी एक लैंग्वेज के बारे में अगर आपको थोड़ा सा पता चल जाता है तो आप सारी लैंग्वेज के बारे में वो आंसर्स अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है जी। काफ़ी आंसर अटेम्प्ट कर पाओगे, ज़्यादा सारे अटेम्प्ट नहीं भी कर पाओ तो मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी, इसी तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप किसी अलग से आप चाहते हैं कि मैं अलग से किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि मैं जीके सेक्शंस पर भी वीडियो बनाऊं, तो जीके सेक्शन पर मैंने काफ़ी पहले के एचपी जीके पर वीडियो बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी। आप चैनल पर जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और मैं अब भी नेक्स्ट वीडियोस में भी जो है जीके के क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।